आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 5वां भाग है, गड़बड़ झाला। न्यायाधीश महोदय, आप अपने अधिकारियों को शिरीन के आंगन में खोजने को कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हमें आपके अधिकारियों की खोज करनी पड़ेगी। क्या होगा यदि उनमें से कोई ऐसे लोगों से जुड़ा हो जो श्याम सिंह को कलंकित करने की योजना बनाए बैठा हो और जानबूझकर खोज के दौरान नकली सबूत लाया हुआ हो? ये भी हो सकता है कि कोई नकली सबूत आंगन में पहले से भी लगा के बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो शिरीन अपने बचाव में जो भी कहेगी वो व्यर्थ जाएगा। न्यायाधीश महोदय चुप रहे। उसने गुस्से से कहा, मेरे आदमी ऐसे नहीं है। भीम सिंह ने अपने खिलौने को लहराया और टिप्पणी की, न्यायाधीश महोदय, हालांकि इस लड़की की चिंता के कारण एक अतिरिक्त कदम शामिल होगा, ये समझ में आता है, मगर उसका मन है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो न्यायाधीश जी? न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, मैं इसकी इजाजत देता हूँ, लेकिन ये पहली और आखिरी बार होगा, ये समझ लो। उन्होंने अपने आदमियों को अपना हाथ लहराकर इशारा किया और हुक्म दिया कि आपस में एक दूसरे की खोज करें, देखें कि क्या कोई है आप में से संदिग्ध वस्तुएं रखने वाला। उसके अधीन कुल 10 अधिकारी थे जो उसके पीछे खड़े थे। उन सब में से एक ही आदमी बेचैन लग रहा था, जिसका गोल मटोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके हाव भाव बदलने लगे। शिरीन मॉडर्न वर्ल्ड में एक गोल्ड क्लास प्रोफेशनल किलर थी। उसकी चील जैसी तेज नजर थी और उसने तुरंत ही अपनी उंगली उस आदमी की ओर कर दी और उसने कहा, उसे खोजो सबसे पहले। आदमी ने एक कदम पीछे लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आ गया। मैं क्यों? मेरे पास कुछ नहीं है। शिरीन मुस्कुराई और बोली कि यदि आप कह रहे हैं आप दोषी नहीं है तो खोज से भी क्यों डरना? भीम सिंह ने अपने खिलौने को बंद कर दिया। आप सही कह रही हैं, सहयोग करने की उसकी अनिच्छा थोड़ी गड़बड़ महसूस कराती है। मंत्रमुग्ध राजकुमार ने अपना बचाव जारी रखा, क्योंकि भीम सिंह शिरीन का बचाव करता जा रहा था और वो उसका दीवाना हो गया था। भीम सिंह ने खिलौने को इधर उधर घुमाया और उसकी दिशा में मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराती हुई अर्धचंद्र की तरह आंखें शिरीन के लिए उसकी भावनाएं बता रही थी। उसकी चुलबुली मुस्कान और समझदारी से प्रभावित भीम सिंह ने अपनी नाक को छुआ। जिस क्षण उसके घर में उसने प्रवेश किया, उस क्षण से उसकी नजर शिरीन की ओर ही थी। भीमपुर में सुंदर औरतों की कमी नहीं थी, मगर शिरीन की चालाकी और सूझबूझ का वो कायल हो गया था। वो एक ऐसी लड़की से कभी नहीं मिला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी को प्यार भी कर पाएगा। हालांकि अफवाह कुछ और ही थी। अफवाह ये थी कि श्याम सिंह के परिवार की पहली पत्नी की बेटी बदसूरत थी और बेकार थी। हालांकि ऐसा लगता है कि ये अफवाहें निराधार थी। उसी व्यक्ति में देखकर उसके माथे पर जन्म का निशान छोड़कर सब खूबसूरत था। उसके काले बालों ने उस निशान को अच्छी तरह से छिपा दिया। उसने इसे और खूबसूरत बना दिया था। खास तौर पर उसकी बड़ी गोल आंखें, उसका छोटा मुंह और बर्फ जैसी सफेद उसकी त्वचा, वो वास्तव में एक सच्ची सुंदरता थी। वो सतर्क, चतुर और अपने विचारों में स्पष्ट थी। कैंची सी जबान, बेपरवाह शब्द उसके वर्णन में सही नहीं बैठ रहे थे। जो लोग उसे बकवास कहते थे क्योंकि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं थी, शायद सही थे। हालांकि उसकी चालाकी और सूझबूझ उसे सफल बनाने के लिए काफी थी। सफलता उन्हें मिलती है जो कोशिश करते हैं। ताकत होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी जरूरी है। हाँ, वास्तव में वो लड़की का दीवाना हो गया था। ऐसा लग रहा था भीम सिंह को उसमें बहुत रुचि थी। खुद पर संदेह से छुटकारा पाने के लिए न्यायाधीश महोदय ने स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों को खोजने का आदेश दिया। गोल मोटे चेहरे वाला आदमी ही झूठा निकला। आखिरकार शिरीन की बात सच साबित हुई और वो उसे एक पुरुष को खोजने में कामयाब रहे और उसकी पोशाक में से नशीले पदार्थ मिले। इसे न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था। न्यायाधीश ने कहा, आप इस तरह की वस्तु के साथ क्या कर रहे हैं? पसीने की बूंदों से भीगते हुए उसने कहा, मेरे सम्मानीय न्यायाधीश महोदय, मुझे नहीं पता ये मेरी जेब में कैसे आया। आज सुबह तक तो नहीं था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कृपया मुझे एक अवसर दे, कृपया। न्यायाधीश महोदय ने कहा, यह संभव है? हालांकि शिरीन ने गोल चेहरे वाले आदमी को देखा और फिर उसके नशीले पदार्थ को देखा और मुस्कुराई और कहा, क्या आप कह रहे हैं कि ये अपने आप आपकी जेब में आ गया है ना? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? शिरीन ने धीरे से कहा, आपकी नशेड़ी जैसी शक्ल है और फिर भी आपको नहीं पता कि ये कहां से आया। नशे की पुड़िया काफी अच्छे से बनाई गई थी। ये काम किसी विशेषज्ञ का था। कोई आपकी जेब में कुछ रख दे और आपको पता भी ना चले,
ऐसा कैसे हो सकता है? उसका चेहरा पीला हो गया, लेकिन उसने अपनी कहानी पर जोर दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो नशे करता भी नहीं हूँ। शिरीन ने उनकी टिप्पणी पर हंसते हुए कहा, मैं देख रही हूँ, ये संभव है। हो सकता है रात में कोई आपके घर में घुस गया हो और आपको फंसा दिया हो, है ना? न्यायाधीश महोदय, आपका क्या कहना है? न्यायाधीश महोदय ने उसे शांति से देखा और अपने आदमियों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी जांच करो। कुछ ही समय बाद अधिकारी जिसने उसका निरीक्षण किया वो वापस आ गया और सूचना दी, न्यायाधीश महोदय, वो अभी भी उस कहानी पर अड़ा हुआ है। शायद वो सच कह रहा है। इसे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। हर किसी को इस बात का अंदाजा था उस समय क्या हो रहा था। भीम सिंह आहें भरता हुआ बोला, कुछ तो गड़बड़ लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस मोटे ने इसे रिश्वत दी और इस लड़की का शोषण करने की कोशिश की। न्यायाधीश महोदय हमेशा सख्त और निष्पक्ष रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वो श्याम सिंह के परिवार के साथ जो कुछ चल रहा है उसकी अच्छी व्याख्या देंगे। शिरीन ने आहें भरी। हालांकि उन्हें बेटी पसंद नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि परिवार की प्रतिष्ठा को भी घसीटा जाए। न्यायाधीश महोदय, मुझे लगता है कि आपके आदमियों में कुछ समस्याएं हैं और अच्छा रहेगा कि आप उस समस्या का हल जल्दी निकालें। ये उनकी उम्मीद से परे था कि उनके आदमी को रिश्वत दी जाएगी। उसने एक गहरी सांस भरी और कहा, शर्म की बात है। उसका चेहरा लाल हो गया। वो झुका और बोला, चिंता मत करो मेरे 8वें राजकुमार श्याम सिंह, इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से इसके पीछे के आदमी का पता लगाऊंगा। शिरीन धीरे से मुस्कुराई और कहा, मैंने सुना है कि न्यायाधीश महोदय निष्पक्षता रखते हैं और सबसे ऊपर न्याय को रखना उनका मत है। शहर में हर कोई ये जानता है कि न्यायाधीश महोदय एक महान अधिकारी है। आपके पास बहुत सारे अधिकारी हैं। हमें न्यायाधीश महोदय पर दोष नहीं डालना चाहिए। उसके शब्दों ने न्यायाधीश महोदय को बहुत प्रभावित किया और उन्हें काफी अच्छा आभास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को एक दूसरे की खोज करने का आदेश दिया। तब तक उन्होंने शिरीन के साथ किसी और बारे में बात करना शुरू किया। एक पल बाद निरीक्षण समाप्त हो गया क्योंकि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। न्यायाधीश महोदय ने शांति से कहा, बिटिया, हमें आपके निवास को भी खोजना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो। शिरीन ने सहमति देते हुए कहा, कृपया आगे बढ़ें। लगभग 10 सेवानिवृत्त लोगों ने खुद को कुछ समूहों में विभाजित किया और शुरू किया खोजना। शिरीन एक खंबे पर झुक रही थी और उनके भावों को करीब से देख रही थी। उसकी सभी बड़ी बहनें खुशी और उत्साह से देख रही थी। शशिकला ने अपनी सौम्य विनम्र अभिव्यक्ति को बनाए रखा था, लेकिन वो हर थोड़ी देर में रमाकांत राव की ओर देख रही थी। शशिकला ने सर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि रमाकांत राव शुरुआत में परेशान दिखे, लेकिन उनके हाव भाव में सुधार आने के बाद उन्होंने देखा और मुस्कुराए। ये घटना वास्तव में उन दोनों का षड्यंत्र था। उसने शिरीन के बिस्तर के नीचे कुछ छिपाया था। उसका सर हिला देने का कारण था कि वो उसे आश्वासन दे रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि शिरीन ने उनके सभी कार्यों और अभिव्यक्तियों पर ध्यान दिया था। उसने फिर से उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या बातें करते हैं। मोहतरमा, आप चिंतित हैं? शिरीन ने किसी को बोलते हुए सुना। वो घूम गई और ये राजकुमार था, भीम सिंह, जो उसके बाईं ओर खड़ा था और उसे एक मुस्कान के साथ देखे जा रहा था जब से वो उसके घर में आया था। भीम सिंह युद्ध कला में माहिर थे। शिरीन जानबूझकर दूरी बनाए रखने के लिए अपना कदम पीछे रखते हुए कहने लगी, क्या चिंतित होने की बात क्या है? मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। मुझे वाक्यांश बड़ा पसंद है। भीम सिंह ने खुद को उनके साथ जोड़ लिया और कहा, हालांकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऐसे काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी को रखा गया हो आपके निवास में कुछ और रखने के लिए जिसपे ध्यान देने में आप विफल रही, तो आप और गहरी गंदगी में फंस सकती हैं। ऐसा लगता है कि घटना स्थल पर ज्यादातर लोग सभी अनुभवी अधिकारी थे, सिवाय छोटी बच्चियों के। वो जानते थे कि वो उन्हें क्या संदेश भिजवाना चाहते थे। रमाकांत राव और शशिकला के चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। रमाकांत राव अनिच्छा में मुस्कुराया और कहा, देखो मेरे भाई, निवास बहुत शांत है, वजीर का निवास भी बहुत सख्त है। मुझे नहीं लगता लोग ऐसी जगह बस घुसने और बाहर निकलने में सक्षम होंगे। ये होगा किसी के लिए भी बहुत मुश्किल। किसी पर दोष लगाओ तो उस पर सबूत के साथ दोष लगाओ। भीम सिंह ने अपने खिलौने के साथ रमाकांत राव के कंधे पर सहलाया और कहा, आप अभी भी छोटे हैं भाई, कभी कभी परिवार के लोग भी एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं। रमाकांत राव खामोश और खांसते रहे। बाद में उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मगर ये गलत है भाई। ये वजीर के परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है।
परिवार का कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा? भीम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बताना मुश्किल है, मगर ऐसा होने की संभावना भी कम नहीं है। थोड़ी देर रुको, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रमाकांत राव केवल 16 साल का था और अपने बड़े भाई जितना अनुभवी नहीं था। भीम सिंह ने अपनी राय दी तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। रमाकांत राव अनिच्छा में मुस्कुराया और कहा, यह अजीब है, इससे क्या लाभ होगा? उस व्यक्ति को ऐसे जाल लगाने से मिलता क्या है? मेरे पास वास्तव में कोई सुराग नहीं है। भीम सिंह ने रमाकांत राव को देखा, जिससे वो असहज हो गए। जब रमाकांत राव बोलने वाला था, भीम सिंह ने धीरे से कहा, मेरे युवा भाई, आप हाल ही में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या खास बात है? मैंने सुना है कि कई लड़कियां आपके पीछे हैं, लेकिन अब आप व्यस्त हैं वजीर परिवार की छोटी बेटी के साथ। मुझे यकीन है कि वो काफी परेशान है और चाहते हैं आप उसका साथ दें।